हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय राजव्यवस्था की, और भारतीय राजव्यवस्था में हमने अब तक कवर किया है DPSP तक। एक बात मैं आपको यहाँ से बता दूँ, DPSP के बाद में हम लोग पढ़ने वाले थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मौलिक कर्तव्यों को। लेकिन मौलिक कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे। हम इसको इस पॉलिटी के अंत में जितने भी चैप्टर्स हैं जिनका महत्व थोड़ा कम है लेकिन है, उनको हम ज़रूर पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम भाग 4 के बाद में सीधा भाग 4A ना पढ़ के हम सीधा भाग 5 पढ़ने वाले हैं। और भाग 5 में हम बात करने वाले हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट की, संघीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति की हम बात करने वाले हैं वहाँ पे। दोस्तों, एक तो हम राष्ट्रपति वहाँ पे पढ़ेंगे, संसदीय प्रणाली हम पढ़ेंगे, पूरा संसद पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे दोस्तों। वहीं पे हम प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल की बात करेंगे। वहीं पर हम कैग पढ़ेंगे, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहीं पर हम पढ़ेंगे जो हमारा एक होता है अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो यूनियन एक एग्जीक्यूटिव है, जो संघीय कार्यपालिका है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो आइए देखते हैं एक बार क्या क्या सिस्टम है। तो दोस्तों, संघीय कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति में भाग 5 और आर्टिकल 52 से 151 तक की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, संसदीय कार्यपालिका की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, संसदीय व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, संसदीय व्यवस्था की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग बात कर रहे हैं संसदीय कार्यपालिका की। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो है दोस्तों, वो 2 भागों में डिवाइड है। एक तरफ आते हैं प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ आते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। कौन आते हैं? PM साहब आते हैं। तो एक तरफ राष्ट्रपति आते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री आते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इनको औपचारिक रूप से थोड़ा सा देखते हैं इनको फॉर्मली। जो प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हम देश का प्रमुख कहते हैं, चीफ ऑफ कंट्री या हेड ऑफ कंट्री कहते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए हु इज द चीफ ऑफ कंट्री, आपको बताना है प्रेसिडेंट। अगर वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो सरकार का प्रमुख होता है प्राइम मिनिस्टर। तो चीफ ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। और दोस्तों, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति जी होते हैं चीफ ऑफ कंट्री, देश का प्रमुख होते हैं। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ से याद रखना है कि देश का प्रमुख कौन है और सरकार का प्रमुख कौन है। मेरी बात क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास में जितनी भी पावर्स होती हैं, इमरजेंसी को छोड़ के, आपातकाल को छोड़ के, राष्ट्रपति के पास में जितनी भी पावर होती है वो औपचारिक पावर होती है, फॉर्मल पावर्स होती हैं, वो रियल पावर्स नहीं होती, वास्तविक नहीं होती है। तो राष्ट्रपति के पास में एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती है वो कैसी होती है दोस्तों, वो औपचारिक शक्तियां होती है, फॉर्मल पावर्स होती हैं। और वहीं पर जो PM साहब हैं, इनके पास में दोस्तों वास्तविक शक्तियां होती हैं, रियल पावर्स होती हैं। क्लियर है क्या बात? अब दोस्तों बारी है यहाँ से, अब इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और इस क्रम में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेसिडेंट की, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के इस क्रम में हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखिएगा क्या है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 तक, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 में तक हम किसकी बातें करने वाले हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति जी के बारे में बातें करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी यहीं तक सीमित है, बहुत सारे आर्टिकल हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में, लेकिन हम यहीं तक की बात अभी करेंगे और जितनी भी बातें यहाँ से एक्स्ट्रा है उनको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, सबसे पहली और मुख्य बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक होते हैं ये प्रेसिडेंट। तो
प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति जी भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और सिटीजनशिप के बारे में हम बहुत बेहतर ढंग से पहले पढ़ चुके हैं। कुछ बातें बची हुई है, आपसे वादा किया था उनको हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अब आर्टिकल बेस। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 में हम बात करते हैं पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट की। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र किया गया है दोस्तों, कहां पर? आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति का पद कहां पर आता है? आर्टिकल 52 में आता है। आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 52 बनाया गया है किसके लिए? पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया है, राष्ट्रपति के पद के लिए बनाया गया है दोस्तों। और एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं जो बेहद मुख्य है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, ये राष्ट्रपति का पद इन एक्चुअल कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये ब्रिटिश से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 के हम यहाँ पर 1 से 2 पार्ट देखेंगे। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं 53 के, लेकिन जो दो हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, वो पहले वाले हैं, उसको हमने निकाल के सामने रख दिया है। आर्टिकल 52, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर अंडर द प्रेसिडेंट। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के अधीन होती है। क्या देखा आपने? ध्यान से देखो सामने क्या लिखा हुआ है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन होती है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर अंडर द प्रेसिडेंट, अर्थात जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं, किसी चीज़ को लागू करने की शक्ति है, वो सारी की सारी शक्तियाँ किसके अंडर में हैं? तो भाई साहब प्रेसिडेंट के अंडर में हैं। लेकिन क्या इन शक्तियों के लिए, इन पावर्स के लिए क्या ये प्रेसिडेंट साहब स्वतंत्र हैं, फ्री हैं? तो दोस्तों आपको जानना है प्रेसिडेंट साहब फ्री नहीं है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जितने भी फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, उनको लेने के लिए राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। वो कहीं ना कहीं जितने भी कार्य करेगा वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल की सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। और जब वो सारे कार्य लगभग मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, तो दोस्तों हम किस बेस पे उसको कह सकते हैं कि हाँ राष्ट्रपति के पास में कैसी पावर होती है? औपचारिक पावर होती है। ठीक है दोस्तों, रियल पावर नहीं होती। तो कार्यपालिका शक्तियों का जो हेड है वो कौन होता है दोस्तों? प्रेसिडेंट ही होता है, क्योंकि फाइनल जो उस पे सिग्नेचर होता है या वेरिफिकेशन होता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन ये बिना किसी एडवाइस के नहीं होता। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, इसके बी पार्ट में थोड़ा सा नीचे देखिएगा, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज। राष्ट्रपति सभी सेनाओं का प्रमुख होता है। भारत में चाहे वो थल सेना हो, आर्मी, चाहे वो जल सेना हो, नेवी, चाहे वो वायु सेना हो, एयरफोर्स, इन तीनों फोर्सेस का जो सेनापति है, कमांडर है या प्रमुख है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों सेना के बारे में जो भी निर्णय लेना होता है, जो भी फैसले लेने होते हैं, वो सब के सब डिसीजन कौन लेते हैं? राष्ट्रपति जी लेते हैं। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, कमांडर कौन होता है इन तीन आर्मीज का? तो दोस्तों आपको बताना है कि वो प्रेसिडेंट साहब हैं, राष्ट्रपति जी हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 54 क्या कहता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो उल्लेख है दोस्तों, इसको मेंशन किया गया है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में। और इलेक्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इलेक्शन मतलब निर्वाचन, निर्वाचन मतलब चुनाव। हमारे पास में दो प्रकार के चुनाव होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसको हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं।
दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है, और फिर हम बताएंगे कि प्रेसिडेंट के लिए किस प्रकार से चुनाव होता है, कौन कौन उसमें भाग लेता है, डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। तो दोस्तों छोटी सी बात लेकर चलते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब सीधा चुनाव, और सीधा चुनाव मतलब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, मतलब जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव अपने खुद अपने आप चुनेगी। तो हमारा सीधा वोट पड़ेगा, हमारा प्रत्यक्ष वोट पड़ेगा, हमारा डायरेक्ट वोट पड़ेगा, तब जाके हम अपना नेता चुनेंगे। तो दोस्तों एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव, और प्रत्यक्ष चुनाव एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता खुद वोट करके अपना प्रतिनिधि चुनती है। दोस्तों इसी क्रम में अप्रत्यक्ष चुनाव की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट इलेक्शन की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे, हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे वो उनके लिए वोट करते हैं। तो वो डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होगा, उसमें हमने वोट नहीं किया, जिनको हमने वोट दिया था वो दूसरे को वोट दे रहे, तीसरे को। हमने दूसरे को चुना, दूसरे ने तीसरे को चुन लिया। तो जो हमने वोट दे के जिताया या हमने चुना, उस इलेक्शन को हम डायरेक्ट इलेक्शन कहेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। लेकिन जब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किसी अन्य को, तीसरे बंदे को, थर्ड पर्सन को चुना जाता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए कौन सा इलेक्शन होता है। तो राष्ट्रपति के लिए दोस्तों होता है डायरेक्ट इलेक्शन। नहीं, गलत सोच रहे हैं आप लोग। इनके लिए होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनके लिए होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव। हमने कभी भी इस भारत देश में आज तक ये नहीं देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने हिस्सा लिया था, हमने वोट किया था। तो दोस्तों राष्ट्रपति के लिए हमने कभी वोट नहीं किया है, बल्कि जो हमारे द्वारा चुने गए जितने भी प्रतिनिधि थे वो लोग वोट करते हैं, और उनके भी वोट करने का एक सिस्टम है, एक पद्धति है, उसको भी हम जानेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है और डायरेक्ट इलेक्शन क्या है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेंगे, तो कौन भाग लेगा? नेता वगैरह भाग लेंगे, लीडर्स भाग लेंगे। लेकिन ऐसे कौन से नेता होंगे जो अपना वोट देकर प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे? भाई ये भी तो जानना है ना। हमने आपको बता दिया कि जो लीडर्स हो गए जिनको हमने चुना वो सब लोग क्या कर देंगे? वोट कर देंगे। ऐसा क्या भाई? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, लोकसभा में भी बिठाता है, राज्यसभा में भी बिठाता है, वो उसके अपने आदमी है। तो एक बात बताइए, अगर वो आदमी जो नॉमिनेटेड है, वह व्यक्ति जो आपका मनोनीत व्यक्ति है, जिसका चुनाव नहीं हुआ था, जो निर्वाचित नहीं हुआ था, जो इलेक्टेड नहीं था, अगर वह व्यक्ति प्रेसिडेंट को ही वोट करे, क्योंकि प्रेसिडेंट का वोट की हम बात कर रहे हैं ना, चुनाव की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति प्रेसिडेंट को वोट करेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं दिक्कत होगी कि नहीं होगी? एक बात बताइए, एक है ए बंदा जो सामने खड़ा हुआ है फाइट में, एक है बी और एक है सी। तो दोस्तों ये जो ए वाला है ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, लेकिन ये दोबारा से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले रहा है। तो इस ए वाले ने 2 बंदे तो लोकसभा में बिठाए थे और 12 बंदे राज्यसभा में बिठाए थे, मनोनीत करके नॉमिनेट किया था। तो अब वे 14 व्यक्ति क्या अपने उसी आदमी को वोट नहीं करेंगे? तो अगर ये चीज पहले से, क्योंकि आपको जब उसने बिठाया है वहां पर तो आप भी तो कुछ करेंगे ना, तो सीधा आप तो उसी के लिए वोट कर देंगे। तो ये तो दूसरों के साथ में नाइंसाफी हो जाएगी। इसीलिए क्या किया, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों से कौन आएगा? इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, निर्वाचित सदस्य आएंगे, मनोनीत नहीं आएंगे। तो जैसे यहां पर 543 मेंबर होते हैं इलेक्टेड
कहाँ पर? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हम कितने लेंगे? 543 लेंगे, 543 लेंगे। प्लस 2 होते हैं कौन? नॉमिनेटेड, यहाँ पे लिखना मनोनीत, हिंदी वाले लिखते जरूर है ना, छोड़ना मत बिल्कुल भी, शक्ल देख के मत करना काम को कि मास्टर जी सोने लग रहे और बस पढ़ लो, है कि नहीं? ऐसा तो मत करना। तो भाई 543 सदस्य यहाँ पर निर्वाचित थे और 2 यहाँ पे मनोनीत थे और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा हो गया कितना? 545। तो दोस्तों इसमें से इलेक्टेड पर्सन्स कितने हैं? तो 543 हैं। तो 543 लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्यसभा। दूसरा इसमें कौन आता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आते हैं। अब राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 245। 245 में से 12 मेंबर ऐसे होते जो मनोनीत होते, नॉमिनेट होते हैं, और इसमें से बचे कितने? 233। ये 233 कौन से हैं? इलेक्टेड मेंबर्स है। क्या ये वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या ये चुनाव में भाग लेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ पे 543, यहाँ पे 233। उसके बाद में ये तो हो गई हमारी क्या? केंद्र की या संघीय कार्यपालिका हो गई, उसके बाद में या विधायिका हो गई। यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य की, क्योंकि राज्य विधानसभा का जिक्र यहाँ पे आता है। अब दोस्तों जैसे केंद्र में 2 संसद हैं, 2 सदन है संसद के, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इसी प्रकार से राज्य की जो संसद है उसमें भी 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं। एक होता है राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद। तो दोस्तों राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा, इन दोनों में आप लोग अंतर जान लेना। जो राज्य की विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये तो लोकसभा की तरह होती है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है राज्य की, वो होती है दोस्तों राज्यसभा के समान लगभग, बताएंगे आगे चल के जिक्र करेंगे। लेकिन दिक्कत एक हुई कि राज्य जो ये आपकी राज्य की विधान परिषदें हैं, राज्य की विधान परिषदें भारत के केवल 7 राज्यों में हैं, 7 स्टेट्स में। तो 7 राज्यों के विधान परिषद के मेंबर अगर इस चुनाव में भाग लेंगे तो बाकी के कहाँ जाएंगे? बाकी जगह तो है ही नहीं, तो दिक्कत आने वाली है। इसीलिए क्या कर दिया? राज्य विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव से हटा ही दिया। तो आपको यहां से याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद भाग नहीं लेती। क्यों? क्योंकि हर एक राज्य में राज्य की विधान परिषदें नहीं हैं, उनकी संख्या केवल 7 है, अर्थात 7 राज्यों में ही क्या होता है? राज्य विधान परिषद है भारत के। क्लियर है क्या दोस्तों? तो यहां पर 3 चीजें बची। केंद्र से बचा क्या? लोकसभा और राज्यसभा, वो हमने देख लिया, 543 यहाँ, 233 यहाँ पे। अब देखते हैं राज्य की विधानसभा से। तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कितने? 4100 सदस्य हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? अब इसमें क्या हुआ था? 70वां संविधान संशोधन हुआ था, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब? 1992 में। तो इसमें क्या किया गया? दिल्ली और पांडेचेरी में भी क्या बनाई गई थी? विधान सभाएं बनाई गई थी। और अभी क्या है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली और पांडेचेरी ने कब से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना शुरू किया है, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये चीज कि ये जो यहाँ पर रखे हुए हैं, पहली बात तो ये स्टेट नहीं है, ये क्या है? ये यूटी है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर बना दी गई विधान
विधानसभा, राज्य विधानसभा। तो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। इसमें दिल्ली और पांडिचेरी की क्या बनाई गई, विधानसभाएं बनाई गई राज्य की। अब इन्होंने भी क्या कर लिया, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना शुरू कर दिया। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको पहले यहां से लेके यहां तक इसको रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 54 में जो बातें हैं वो सारी की सारी किसके लिए है दोस्तों, वो बातें हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बातें हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट मतलब उसमें पब्लिक वोट नहीं करेगा। क्लियर है क्या बात, शॉर्ट में बता दी इस बार। इसके बाद में क्या है, 3 हाउस है राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में 3 ही हाउस ऐसे हैं जो यहां पे भाग लेंगे। ये सेंटर का है, ये वाला भी सेंटर का है, ये वाला स्टेट का है। सेंटर के 2 सदन होते हैं, संघ के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा के 545 मेंबर, यहाँ पर 543 निर्वाचित हैं, तो 543 ने वोट कर दिया उसके लिए। इसके बाद में लोकसभा, जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा के कितने मेंबर, 245 मेंबर, 12 नॉमिनेटेड है, तो 233 ने वोट कर दिया प्रेसिडेंट के लिए। इसके बाद में राज्य विधान परिषद में 4100 मेंबर है, वोट कर दिया किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। अब राज्य की विधान परिषदों का जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य की विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। तो दोस्तों आपको बताया कि राज्य की विधान परिषद है, यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या मेरी बात। अब बात करते हैं यहाँ से आर्टिकल 55। दोस्तों आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 क्या कहता है, अनुच्छेद 55 कहता है कि आपने तो बता दिया कि चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, मतलब वोट कौन करेगा, लेकिन कैसे करेगा इसका कौन बताएगा, इसका कौन देखेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 में रखा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसमें वोट कौन कौन देगा और इलेक्शन किस प्रकार से होगा। लेकिन वोट करने का जो तरीका है वो कहां पर है, आर्टिकल 55 में है। इलेक्शन पॉलिसी, निर्वाचन नीति कहां पर रखी गई है, आर्टिकल 55 में। किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन नीति, इलेक्शन पॉलिसी ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। कहां से अडॉप्ट किया गया है, आयरलैंड से, याद रखना दोस्तों। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो नीति है, पॉलिसी है, वो कहां से अडॉप्ट की गई, तो आयरलैंड से अडॉप्ट की गई, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कभी भी टकरा सकता है। दोस्तों दिक्कत ये है, हम लोग पढ़ते हैं बहुत है, इधर से किसी ने कुछ भी बता दिया, उधर से कुछ भी बता दिया, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। सही दिशा में तैयारी करना, उसका अलग ही महत्व होता है। टारगेट तक आपको वही पहुंचाएगा जब आप लोग सही दिशा में, सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे। गधे नहीं बनना है जिसने जो कह दिया वही सही, नहीं, घोड़े बनो। हमने भी अगर कोई चीज पढ़ा दी तो हम लोग भाई साहब महान पुरुष नहीं है, विद्वान नहीं है, हम भगवान नहीं है। कमियां हैं हमारे अंदर भी, बहुत ही कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो अगर मैं आपको खड़ा होकर यहाँ पे ये कह दूं कि नहीं बस जो पढ़ा दिया वो हो गया, बस आशीर्वाद दे दिया ऐसे करके, नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, फाइट ही नहीं कर पाओगे बिल्कुल। करोड़ों की भीड़ है जिनको सिलेक्शन चाहिए, उनमें से एक आप भी हैं। वो बड़े बड़े कोचिंग में बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कहाँ हैं। तो दोस्तों तरीके बदलो, पढ़ाई करने के सिस्टम बदलो। मैटर ये नहीं करता कि आप 16 घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि कितने घंटे का पढ़ा हुआ आप अपने माइंड में सेट रख सकते हो। तो अगर 1 घंटे का पढ़ा हुआ याद रहता है तो आप 1 ही घंटा पढ़ो, उससे ज़्यादा 1 मिनट मत पढ़ो। ये है सही तरीका पढ़ने का। क्लियर है क्या। तो दोस्तों जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है सबको साथ साथ नोट जरूर करते रहना, और जिसको भी किसी भी लेक्चर में दिक्कत आए तो तुरंत से कमेंट करे, उसको हम देखेंगे और नए लेक्चर में आपको वो चीज़ें बताई जाएगी। क्लियर है क्या मेरी बात। आगे बढ़ते हैं।
तो इलेक्शन पॉलिसी ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से अडॉप्ट किया गया? आयरलैंड से। हालांकि क्या है मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन पॉलिसी है इसको हम अलग से किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होगा पूरा का पूरा इसी के क्रम में, कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे यहाँ पर वोट पद्धति होती है, इसके बारे में इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा सा जानकारी आपको यहाँ से हम दे देते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वोट मेथड इनका होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति होती है जिसमें एकल संक्रमणीय मत द्वारा यहाँ पर वोटिंग किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दिया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है? सेक्रेट बैलेट होता है दोस्तों, यहाँ पर गुप्त मतदान होता है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा मेथड होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन वोट मेथड होता है, जिसके अंतर्गत एकल संक्रमण मत होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा, और यहां पर क्या होगा दोस्तों? गुप्त मतदान होगा, सेक्रेट बैलेट होगा। एक बात यहां से मैं आपको और बता दूं दोस्तों, यहां पर आर्टिकल 55 में ही लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जब भी कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जब भी कोई विवाद होता है दोस्तों, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए कहां जाते हैं? उसके लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्लियर है क्या? उनके ऊपर फैसला कौन लेगा, उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, उनके ऊपर सब चीजें कौन करेगा? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगा। ये चीज आपको याद रखना है, पार्लियामेंट का उसका कोई भी लेन देन नहीं है। राष्ट्रपति के क्रम में हमने यहाँ पर आर्टिकल 55 तक की बात करी है, इससे आगे हम नई बातें करेंगे नए लेक्चर में। तो दोस्तों लगातार वीडियो को लाइक करते रहें, अपने विचारों को हमारे सामने कमेंट बॉक्स में रखते रहें, और लगातार वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे अब बवाल होने वाला है। एक्चुअली बात ये है दोस्तों कि कुछ दिनों से अभी लॉकडाउन जैसी व्यवस्था है, अब घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी प्रशासन इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि अपने घरों से ही निकलना मुश्किल है। तो दोस्तों अब इस ऐसी स्थिति में मैं लगभग 30-35 किलोमीटर दूर से आता हूँ और यहाँ पे लेक्चर शूट करता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आया जाता और लेक्चर शूट नहीं होता और वो लेक्चर आपको नहीं मिल पाता। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें आप भी, ऐसा नहीं कि 1 महीना तक नहीं मिलेगा, हो सकता है कि 2 दिन ना मिले। ठीक है दोस्तों, और लगातार उत्तराखंड के लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, हिंदी के लेक्चर लगातार चल रहे हैं, हिस्ट्री के लेक्चर लगातार चल रहे हैं, मैथमेटिक्स के लेक्चर लगातार चल रहे हैं, और बहुत ही जल्द मैं वादा तो नहीं करता कि हाँ डेफिनेटली ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन अगले वीक से में भी शायद आपका साइंस की क्लास भी शुरू हो जाएगी। वादा इस चीज का नहीं करता कि हाँ साइंस होगी या नहीं, साइंस तो डेफिनेटली होगी, लेकिन कब से होगी ये थोड़ा सा दिक्कत में है। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगले हफ्ते से ही हम यहाँ पे साइंस के लेक्चर भी लगातार आपके लिए लेकर आए। अपने कोर्स को अब निरंतर स्पीड से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और जितना भी हमसे हो पाएगा आप लोगों के लिए हम लोग बिल्कुल आपकी हेल्प करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत अगर किसी प्रकार की हो तो लगातार शेयर करिएगा। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में है, सब कुछ डिटेल आपके पास में है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव आपका है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ कमियां भी हैं, तो आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लगातार बना रहिए हमारे साथ में और टारगेट कीजिएगा यूपीएसआई को। बहुत सारी वैकेंसी है, मौका बहुत बढ़िया है, इसको छोड़ना नहीं है, और जितना हो सके वीडियो को फैला दो दोस्तों। अभी यहाँ पर होने वाला है तांडव, बहुत अच्छे टीचर्स की टीम यहाँ पर अभी जुड़ गई है हमारे साथ में। ठीक है, लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लेकर आ रहे हैं, सब लोग बिल्कुल बड़े मेहनती हैं। ठीक है, तो लगभग 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट, संपूर्ण कोर्स कंप्लीट, और उसके बाद में आप जो मर्जी पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि YouTube पे थोड़ा सा आपको जलवा दिखा दिया डेमो के तौर पे, उसके बाद में फिर कहा कि हाँ पढ़ना है तो आज आप पेड लेक्चर ले ले, ना, ऐसा नहीं होगा। पहले ही दिन आपसे फ्री लेक्चर का वादा किया था और अंत तक यही रहेगा दोस्तों। तो जितना हो सके बस फैला दो वीडियो को।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए लेक्चर में नई बातों के साथ में, और राष्ट्रपति को कवर करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।